Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 2 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two parts. This is part 1. So let us start with today's topic, Organizational Learning. So आज हम Organizational Learning के बारे में सीखेंगे. तो यूनिट का नाम है Parallel Learning Structures. So Parallel Learning Structure का डिटेल हम पार्ट 2 में समझेंगे, बट पार्ट 2 समझने से पहले पार्ट 1 समझना ज़रूरी है. सो हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग समझने वाले हैं. सो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है लर्निंग, यानी कि हम लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो इंडिविजुअल लर्निंग भी होती है, टीम लर्निंग भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग भी होती है, और तीनों लेवल पे हम सीखते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की अगर बात करें तो ये वो एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो जहाँ पे उनको एक इनसाइट मिलता है, उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है और कहाँ पे फॉल्ट्स है. सो ये कैसे पता चलता है? जब वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से और एनालिसिस से. सो उनको ये आइडिया लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू जो कॉम्पिटिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से compete कर रहे हैं. सो ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन को फिर से समझें तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की वो एबिलिटी जहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है अपने अंदर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से, कि वो और कितना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बन सकता है जिससे कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से compete कर सके. सो इसमें हम बहुत सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज भी यूज़ करते हैं और उसको लर्न करके अडेप्ट भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में हम जो प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको मॉडिफाई करते हैं, अपनी एजम्पशंस, वैल्यूज़ और जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने सेट किए होती हैं उसके ऊपर भी वर्क करते हैं. करंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम बार बार आती है सो उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं. सो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में वो बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का होता है, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो इसमें हो ही रहा है, उनकी नॉलेज और स्किल्स तो बढ़ी रही हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाता है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. अब इसमें 3 लर्निंग स्टाइल्स की बात की है. नंबर 1 सिंगल लूप लर्निंग, नंबर 2 डबल लूप लर्निंग एंड नंबर 3 ड्यूटरॉन लर्निंग. सो इन तीनों का एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये इन्होंने काउंट वाइज दिया है, प्रॉपर सिस्टमेटिकली समझाया है, इसीलिए इसको आप अच्छे से करना. जब हम सिंगल लूप लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो ये बेसिक फंडामेंटल लेवल की लर्निंग होती है. इसमें जो रूल्स एंड पॉलिसीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी इफेक्टिवनेस पे फोकस करते हैं कि वो कितनी इफेक्टिव हैं, जिसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं. तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एरर पे फोकस किया जा रहा है, उसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया जा रहा. सो ये ज़्यादा इफेक्टिव तभी होती है जब हमें अर्जेंसी में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो इसको हम सिंगल लूप लर्निंग कहते हैं. डबल लूप लर्निंग इन डेप्थ होता है और इसमें नॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, रूट कॉज जो प्रॉब्लम का है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर उसमें कुछ चेंज लाने हैं तो हम वो भी लाते हैं. इसकी वैल्यूज़, बिलीव्स एंड स्ट्रेटजीज जो ऑर्गेनाइजेशन में है उस पे वर्क करना पड़ता है हमारे को. ये लंबा प्रोसेस होता है और हो सकता है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बढ़िया ना हो, क्योंकि इसमें हम बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं, हम रूट कॉज पे जा रहे हैं. सो ये ज़्यादा एडवांटेजियस है एज कम्पेयर टू सिंगल लूप लर्निंग, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करने में हेसिटेशन शो करते हैं. क्यों? रीज़न बीइंग ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे एरर्स डिस्क्लोज तो होते ही हैं, साथ में वैल्यूज़, बिलीव्स और स्ट्रेटजीज जो ऑर्गेनाइजेशन में लगाई जा रही हैं उसको भी क्वेश्चन किया जाता है. थर्ड इज ड्यूटरॉन लर्निंग. ये इन डेप्थ एनालिसिस होता है एरर्स का, और
अगेन वैल्यूज, बिलीव्स और स्ट्रेटजीज को क्वेश्चन किया जाता है। और ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें पूरा जो प्रोसेस है लर्निंग का उसको भी इवेल्युएट किया जाता है। मतलब डबल लूपिंग वाला तो आ ही रहा है, साथ में जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हो डबल लूपिंग में उसको भी एनालाइज किया जाता है, उसको भी इवेल्युएट किया जाता है। सो इससे जो प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग की वो बढ़ जाती है ना। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में ये 5 कोर एरियाज पे बेस्ड होती है: सिस्टम थिंकिंग, टीम लर्निंग, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल्स एंड पर्सनल मास्टरी। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम थिंकिंग। नाउ सिस्टम्स लर्निंग में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में को एज अ होल देखते हैं और उसका डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का उनका आपस में कैसे रिलेशनशिप है उस पर फोकस करते हैं। दैट इज वाई इसका नाम है सिस्टम। सो पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है, हर एक पार्ट में क्या चल रहा है और उन पार्ट्स का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है उस पर हम फोकस करते हैं। सो उसके सिस्टम में जो पूरा वर्किंग है ना उसके साथ साथ हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं करते कि क्या गलत हो रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वो सिस्टम पूरी तरह से वर्क कैसे कर रहा है। सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और नहीं करते हैं तो उनको करना पड़ता है एक्टिवली, सो दैट हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देख सके कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, रादर उसका एक कोई पार्ट। सो एक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग के बजाय हर एक एम्प्लॉय को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के बारे में पता होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोसेस के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पता होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज टीम लर्निंग। टीम लर्निंग में अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि टीम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सो वो बेसिक तरह से कैसे वर्क कर रही हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो टीम मेंबर्स जो होते हैं उनमें कोहेसिवनेस की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम टीम लर्निंग के बारे में बात करते हैं वो कलेक्टिवली क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क को इंटेंशनली अपनी नॉलेज और जो भी उनकी नॉलेज है उसको यूज़ करके अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, ये वाली चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और टीम अगर नहीं कर रही होती है तो उनको सिखाया जाता है कि कैसे एक साथ इकट्ठे होकर काम करना है। तो मेंबर्स इसमें एक इफेक्टिव टीम बिहेवियर शो करते हैं और टीम की तरह वर्क करते हैं टीम के मेंबर्स, और इनका जो इंटरेक्शन होता है मेंबर्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर बैरियर्स आ रहे हैं तो वो किस तरह से उसको ओवरकम कर रहे हैं ये भी इसमें चेक किया जाता है, और अगर गलत कहीं पे है तो उस पर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज शेयर्ड विजन। सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करते हैं तो वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है। सो कलेक्टिवली वो कमिटेड होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। कलेक्टिवली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है और अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है तो उन सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा। दैट इज़ वाई हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कलेक्टिवली। सो कलेक्टिवली ये कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो एक शेयर्ड विजन होती है सबकी कि हाँ हम कैसे इस गोल को अचीव करेंगे। इनको एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरी है कि एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करें और हर एक एम्प्लॉय उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे खरा उतरना चाहिए। इसमें जब ये शेयर्ड विजन होती है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कि भाई हम सबका गोल एक ही है, तो उनमें एक कोहेसिवनेस की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है और ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप भी बढ़ जाता है। और इस प्रोसेस में हम ये भी देखते हैं कि हमें उनके मेंटल मॉडल्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। मेंटल मॉडल्स क्या है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में अभी समझने वाले हैं। तो मेंटल मॉडल अगर एम्प्लॉय का ठीक नहीं है सो वो ऑब्जेक्टिव की तरह ढंग से काम नहीं कर सकता। इसीलिए एम्प्लॉय के मेंटल मॉडल को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह का मेंटल मॉडल रखता है। और एम्प्लॉय को हमेशा हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो उसके पर्सनल विजन्स को एक्सप्रेस करे, बताए कि भाई वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये विजन रखता है। उसके साथ इवेलुएट कर सकते हैं कि जो उसका विजन है और जो शेयर्ड विजन है वो दोनों सेम है या अलग हैं। अगर अलग हैं तो किस तरह से अलग हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर हम शेयर्ड विजन को इवेलुएट करें तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चल जाएंगे इस बारे में। नेक्स्ट इज मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल डिटरमाइन करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हमारा
जो परसेप्शन है वर्ल्ड को देखने के लिए, वही हमें हेल्प करता है कि हम एक सिंप्लीफाइड मैनर में दुनिया को देख सके, समझ सके। तो मेंटल मॉडल्स हमें गाइड करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में देखें तो किसी भी एम्प्लॉय को वो गाइड करते हैं मेंटल मॉडल्स कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और उसमें प्रोसेसेस चलते हैं। और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फोकस करे, अवेयर हो कि हर एक एम्प्लॉय का मेंटल मॉडल क्या है। मेंटल मॉडल लिमिट भी करता है कई बार एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो वर्ल्ड को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। अब उनका नज़रिया गलत भी तो हो सकता है, उनका नज़रिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गलत हो सकता है। इसीलिए उनका मेंटल मॉडल जो है वो उनको लिमिट करता है कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, वो कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, कितने इनोवेटिव हो सकते हैं, वो उसको स्टॉप भी कर सकता है मेंटल मॉडल। सो इसीलिए देखना ज़रूरी है कि उसका मेंटल मॉडल कैसा है, और अगर वो उसको क्रिएटिव नहीं होने दे रहा, इनोवेटिव नहीं होने दे रहा, तो वो सिंगल पर्सपेक्टिव से ही दुनिया को देखता रहेगा। इसमें हमें मेंटल मॉडल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और अगर चेंज करने की ज़रूरत है, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है उस मेंटल मॉडल को, तो वो भी हम कर सकते हैं। नाउ पर्सनल मास्टरी। पर्सनल मास्टरी का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉई है, अगर वो खुद से कमिटेड है, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट से कमिटेड है और लर्निंग स्किल्स पे काम कर रहा है, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सो वो पर्सनल मास्टरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो एम्प्लॉय सिटीजनशिप डेवलप नहीं कर पाएगा, वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है अगर पर्सनल मास्टरी हो जाए एम्प्लॉयज़ में। और वो कैसे किया जा सकता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग दे रहा है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम चला रहा है, कोचिंग दे रहा है, मेंटोरिंग कर रहा है, दूसरी फैसिलिटीज़ दे रहा है। हर एक हायरार्कियल लेवल पे ये चीज़ करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। हर एक एम्प्लॉई को अपने में एनहांस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है, डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और उसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग भी हो जाएगी। कमिंग टू स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग में ये वो प्रोसेस है जहाँ पे कुछ ग्रुप बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ का, और वो जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफरेंट स्किल्स को कैरी करते हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। सो ये रियल प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एनालाइज करते हैं, एक एक्शन प्लान डेवलप करते हैं। लर्निंग कैसे हो रही है इसमें? लर्निंग हो रही है कि प्रॉब्लम पे जब एक्चुअली वो वर्क कर रहे हैं और उसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर लर्निंग। अब ये ग्रुप क्या कर रहा है, जब हम एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको वो सुपरवाइज भी कर रहा है। सुपरवाइज करते करते अगर कोई उन्हें लग रहा है कि इम्प्लीमेंट करते करते कोई चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, वो इमीडिएटली उसमें चेंज ले आएंगे। ये कहाँ यूज़ होता है? ये उन सिचुएशंस में यूज़ होता है जहाँ पे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है और हमें रूट कॉज पता करना है कि भाई क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम, बार बार क्यों होती है, और फिर सुटेबल हम सोल्यूशंस उसके निकाल रहे हैं, न्यू स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं, न्यू प्लान्स डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम नाम से ही पता चल रहा है, जो बहुत सारे तरह के एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डिफरेंट स्किल्स और एक्सपीरियंसेस वाले वो होते हैं। इन सबको हम इकट्ठा एक साथ लेके आते हैं कोई एक टास्क को करने के लिए। तो जब क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन जाती हैं तो ये जो भी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, जिसको हम फंक्शनल सिलॉस प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उससे डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? जैसे ही जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम के बारे में पता होता है उनको, और उस प्रॉब्लम को वो आराम से सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स ही उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की है। लेकिन अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आई तो क्या, उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो ये एक बड़ा ही अजीब सिचुएशन हो जाती है। इस वजह से क्रॉस फंक्शनल टीम्स कैसे बनाई जा रही हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके बनाई जा रही है, तो इफेक्टिव फंक्शनिंग की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब एक ही डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना भी नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेशन का कुछ नहीं होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पे लगे रहते हैं। अब क्रॉस फंक्शनल टीम्स जब एक साथ आती हैं
तो वो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट के होने की वजह से उनमें आपस में इंटरेक्शन शुरू होता है, वो डिस्कशन शुरू करती हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखते हैं, पर्टिकुलर इशू के बारे में बहुत सारे अपने अपने आइडियाज़ देते हैं एज पर देयर नॉलेज एंड स्किल। सो उससे क्या होता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे को मिल जाते हैं सिंगल इशू के बारे में, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होती है एम्प्लॉयज़ की, बहुत सारे स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व है, तो वो शेयरिंग भी होती है आपस में और एक दूसरे से वो लोग सीखते भी हैं और एक एक्शन प्लान भी बनाया जा सकता है कि आगे कैसे काम किया जा सके। वर्कआउट्स में जो भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स एंड फंक्शन वाले, वो आपस में मिलते हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अब ये जितने भी एम्प्लॉयज़ बाकी डिपार्टमेंट के मिल रहे हैं, डिफरेंट लेवल के मिल रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। सो इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कोई चेंज लाना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें चेंज प्रोसेस में। कुछ क्रिएटिवली वो सोचते हैं बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। वर्क प्रैक्टिसेस को रीडिज़ाइन किया जाता है, प्रोसेसेस को रीडिज़ाइन किया जाता है। सो वर्कआउट में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट इज ग्रुप वेयर। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ये फैसिलिटेट करती है ग्रुप कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो ये ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ना, ये डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में होंगे और ये आपस में इफेक्टिवली और फास्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे और प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व भी कर पाएंगे, इवन इफ दे आर इन डिफरेंट प्लेसेस। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इनका एक्सेलरेट हो जाएगा इससे, क्योंकि हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि हम ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस और अचीवमेंट्स जो हैं उसको हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं। हम मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहा है, आइडेंटिफाई करता है वो एरियाज़ को अपना ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो दैट हमें हेल्प मिलती है कि हम कैसे जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर है लेकिन हमसे बेटर हैं, उनकी अचीवमेंट और उनकी परफॉर्मेंसेस से हम कंपेयर करके सीख सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज़ पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स। इसको कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं इसको। सो ये प्रमोट करता है इनोवेशन और जो भी चेंज हम ला सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में। और एडवांटेजेस जो ब्यूरोक्रेटिक डिज़ाइन की है उसको रखे रहेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकते हैं इनोवेशन से। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए। सो इसमें पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि नीचे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, बट इसमें फ़िलहाल इतना ही बताया हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।